नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड आत्म मूल्यांकन प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही है और आज इस श्रृंखला का 5वां सत्र है। और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित उन 3 कहानियों पर, कफन, पुरस्कार और यही सच है, जो अपने आप में अद्भुत साहित्यिक रचनाएं तो हैं ही, साथ ही पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। यह कथन संबंधित है ए घीसू से, बी माधव से, सी दोनों से या डी किसी से नहीं। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान होगा कि ये कथन प्रेमचंद की कफन कहानी से लिया गया है और ये कथन 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं, घीसू और माधव, जो कि पिता और पुत्र हैं। उनमें से माधव से संबंधित है ये कथन, यानी वो बहुत कामचोर था, काम करने से कतराता था, बचाता था, और यदि आधे घंटे काम करता तो 1 घंटा वो बैठकर चिलम पीकर आराम करता था। इस हद तक कामचोर था। तो उसकी इस प्रवृत्ति का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। यह कथन क्रमशः संबंधित है ए घीसू और माधव से, बी माधव और घीसू से, सी लकड़ी बेचने वाले और उसके पुत्र से, डी जमींदार और उसके पुत्र से। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। घीसू और माधव से संबंधित ये कथन है और आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये कफन कहानी की प्रारंभिक कहानियां हैं, प्रारंभिक पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों से कफन कहानी शुरू होती है। झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा, बाप कौन है? घीसू पिता है और माधव उसका पुत्र है, और दोनों ही परले दर्जे के प्रथम स्तर के आलसी और कामचोर व्यक्ति हैं। तो घीसू और माधव दोनों से तो क्रमशः कहा गया है। तो आपको जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है कि क्रम में पहले शब्द आया है बाप, तो बाप का नाम पहले होगा, वही विकल्प चुनेंगे। और दूसरे नंबर पर आ रहा है बेटा, तो बेटे का नाम दूसरे नंबर पर। अगर यह होता कि बेटा और बाप, तो हम इसका उल्टा करते, यानी माधव और घीसू इस प्रश्न का सही उत्तर होता। लेकिन बाप और बेटा कहा गया है, इसलिए घीसू और माधव इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे उनसे काम करा लेते थे। उनकी दीनता उन्हें ऐसा करने पर विवश करती थी। वे अपाहिज थे तथा काम करने में असमर्थ थे। उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वे घीसू और माधव दोनों इतनी दीन स्थिति में रहते थे कि लोगों को जो भी कर्ज देता था, जो भी उन्हें पैसे उधार देता था, उन्हें पता होता था कि ये पैसे लौट कर कभी नहीं आएंगे, लेकिन उनकी दीन स्थिति देखकर वे फिर भी उन्हें कर्ज दे देते थे। ये विकल्प बिल्कुल सही है। हालांकि वे आवश्यकता पड़ने पर उनसे काम करवाते थे, लेकिन काम इसलिए नहीं करवाते थे कि वे उन्हें कर्ज दे चुके हैं, बल्कि इसलिए कराते थे जबकि उन्हें कोई और विकल्प मिलता नहीं था, तब वे इन लोगों से काम कराते थे, क्योंकि इनको पता था कि जो काम 1 घंटे में होगा, ये काम ये लोग 2 घंटे में करेंगे। इसलिए कोई भी इन्हें काम नहीं देता था। जब कोई विकल्प नहीं होता था तब इन्हें काम दिया जाता था। तो इसलिए ए विकल्प तो है ही नहीं, अपाहिज वे थे नहीं, इसलिए सी विकल्प भी निरस्त हो गया और उपर्युक्त सभी विकल्प हो नहीं सकता। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। पंक्ति में बेगैरतों का दोजख का सांकेतिक अर्थ है घीसू और माधव के आराम का ध्यान रखना, माधव और घीसू के लिए काम का इंतजाम करना, घीसू और माधव का पेट भरना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोनों बेगैरत, बेगैरत यानी जिनका कोई स्वाभिमान है ही नहीं, ऐसे बेगैरत लोगों का दोजख यानी पेट भरना। दोजख वैसे नर्क को कहा जाता है, लेकिन व्यंग्यात्मक भाषा में, उर्दू में ये जो शब्द है ये सांकेतिक रूप में किसके लिए? पेट के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहां अर्थ है घीसू और माधव दोनों का पेट भरने के लिए। ये पंक्तियां दोस्तों, एक स्त्री पात्र है बुधिया,
जो माधव की पत्नी है उससे संबंधित है। जब से माधव का विवाह हुआ था, बुधिया, क्योंकि ये दोनों काम नहीं करते थे, कामचोर थे, इसलिए वो या तो दूसरों का अनाज पीसती थी या घास छीलती थी खेत में जाकर, और इतना कमा लेती थी कि एक सेर आटा वो खरीद कर ला सके और इन दोनों निकम्मे प्राणियों का पेट भरने का इंतजाम करती थी। इस पंक्ति का ये अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, माधव कराहती हुई अपनी पत्नी को देखने के लिए क्यों नहीं जा रहा था? वह उससे प्रेम नहीं करता था, उनकी आपस में अनबन थी, वह अब तक एक पुत्र नहीं जन सकी थी, वह आशंकित था कि उसके जाते ही घीसू भुने हुए आलू अधिक खा लेगा। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये प्रश्न उस प्रसंग पर आधारित है जबकि पिता और पुत्र दोनों किसी के खेत से चुरा कर लाए हुए आलू भून कर खा रहे हैं और बहुत ज्यादा भूखे हैं वो, क्योंकि जो स्त्री उनके दैनिक भोजन का इंतजाम किया करती थी वह गर्भवती होने के कारण गर्भ की पीड़ा से, प्रसव पीड़ा से कराह रही है अंदर, और माधव क्योंकि उसका पति है इसलिए बाप यानी घीसू उसे बार बार कहता है कि जाकर देख उसकी क्या हालत है। तो वो इसलिए नहीं जाता, क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि जैसे ही वो अंदर जाएगा घीसू भुने हुए आलू ज्यादा खा लेगा। इस हद तक भूख और इस हद तक संवेदनहीनता उस समय के समाज में थी, उसका चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आलू खाते समय घीसू को कितने वर्ष पहले की बारात याद आई? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 15 वर्ष? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोनों पिता पुत्र आलू भूनकर खा रहे हैं क्योंकि उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन मिलता ही नहीं है, इतना अभावग्रस्त जीवन है उनका। इसलिए जब वो आलू खाने लगते हैं तब घीसू 20 वर्ष पहले एक ठाकुर साहब के विवाह में गया था और वहां पर उसने भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाया था, उस समय की उसे याद हो आती है। तो ये प्रश्न उसी प्रसंग पर आधारित है। तो प्रश्न है, आलू खाते समय घीसू को कितने वर्ष पहले की बारात याद आई? जब बारात में गया था और उसमें उसने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन किया था, और वो बारात का प्रसंग 20 वर्ष पहले का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, लेखक ने यह क्यों कहा है कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था? वह संवेदनशील और फुर्तीला था, बी वह किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था, वह लोगों की मानसिकता को न समझकर भावना से काम लेता था, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वह किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। अब इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ये कफन कहानी की मूल संवेदना से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे समझना जरूरी है। कफन दोस्तों प्रेमचंद के अंतिम लेखन कला के रचना धर्मिता के अंतिम पड़ाव की कहानी है और पूरी तरह से एक यथार्थवादी कहानी है, जबकि प्रेमचंद अपनी प्रारंभिक कहानियों की दृष्टि से आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के स्थापक माने जाते हैं। लेकिन इस कहानी में उन्होंने किसी आदर्श की स्थापना नहीं की है, बल्कि समाज के उस विकृत नग्न यथार्थ को रेखांकित किया है जो उस समय के समाज में उन्हें देखने को मिला। तो अब यहां यह कहा गया है कि लेखक ने यह क्यों कहा है कि घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था। इसका सांकेतिक अर्थ यह है दोस्तों कि उस समय किसानों की स्थिति समाज में बहुत ज्यादा दयनीय थी। वे जी तोड़ मेहनत करते थे और पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग उनका इस हद तक शोषण करता था कि वे जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पाते थे। यानी उन्हें इतना परिश्रम करने के बाद भी उनको 2 वक्त का खाना भोजन प्राप्त नहीं होता था और गालियां सुनने को मिलती थी, अपमान और जिल्लत सुनने को मिलती थी, वो अलग। तो इसलिए घीसू उन सब स्थितियों से बचने के लिए, इसलिए प्रेमचंद ने क्या कहा है कि घीसू उन किसानों से जो शोषण और अपमान का शिकार थे उनसे अधिक विचारवान था, यानी चिंतनशील था। उसने किसानों की स्थिति देखी, इसलिए खेतों में मजदूरी करने का चुनाव उसने किया ही नहीं, इस विकल्प को उसने अपने जीवन में शामिल ही नहीं किया, बल्कि वो उन लोगों के, क्योंकि वो क्या मानता था, किसान विचार शून्य है, क्योंकि वे अपनी स्थिति जो उनकी शोषण की स्थिति है, उनकी शोषित जो स्थिति है उसके पक्ष और विपक्ष पर विचार ही नहीं कर पा रहे, इसलिए लेखक ने उन्हें विचार शून्य कहा है।
क्योंकि वे अपनी स्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे, उस पर सोच नहीं पा रहे। तो घीसू विचारवान था क्योंकि वो इन लोगों में, किसानों में शामिल नहीं हुआ जो अपनी स्थिति का पक्ष और विपक्ष नहीं सोच पा रहे, बल्कि उन बैठकबाजों की यानी निठल्ले लोगों की उस बुरी मंडली में जो सभी प्रकार के व्यसन किया करते थे उसमें शामिल हो गया था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। 8वां प्रश्न, घीसू फटेहाल होकर भी आश्वस्त क्यों था? सही कूट का चयन कीजिए। पहला, उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। दूसरा, उसकी सरलता और निरीहता का दूसरे लोग फायदा नहीं उठाते थे। तीसरा, वह लोगों की मानसिकता को समझकर उससे लाभ उठाना सीख गया था। और चौथा, वह व्यवहार कुशल और बुद्धिमान था। तो दोस्तों, प्रश्न यह है कि घीसू फटेहाल होकर भी आश्वस्त क्यों था, यानी उसकी स्थिति दीन थी लेकिन फिर भी वो आश्वस्त था, उसे किसी तरह की कोई चिंता, कोई तनाव नहीं था। उसका कारण यह पर प्रश्न उठाया गया है इसमें। तो उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ये बात बिल्कुल सही है। उसकी सरलता और निरीहता का दूसरे लोग फायदा नहीं उठाते थे, ये पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा और चौथा असंगत कथन है। ये दोनों कथन इसलिए सही है दोस्तों कि अभी हमने पिछले प्रश्न में ये चर्चा की कि वो विचार शून्य किसानों के समूह में शामिल होने की बजाय किस में शामिल हुआ था? बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में शामिल हुआ था, क्योंकि वो देखता था कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी किसान अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पाते और उसके अतिरिक्त जमींदार वर्ग और पूंजीपति वर्ग उसका शोषण कर उनके भोलेपन और उनकी सरलता यानी उनकी निरीहता का भी फायदा भरपूर उठाते हैं। और ये दोनों स्थितियों से वो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के न होने के कारण बच गया था, तो इसलिए वो आश्वस्त था। कूट देखते हैं। पहला और तीसरा सही, दूसरा और चौथा सही, पहला और दूसरा सही, या तीसरा और चौथा सही? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस विकल्प में, इन विकल्पों में से पहला और दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है और ये आ रहा है हमारा सी विकल्प में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे? बटोरने में कमी नहीं है। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने किस पर कुठाराघात किया है? सामाजिक आडंबर, धार्मिक आडंबर, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, समाज की संवेदनहीनता। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहां रखोगे? बटोरने में कमी नहीं है। इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद ने किस पर कुठाराघात किया है? सामाजिक आडंबर, धार्मिक आडंबर, पूंजीपतियों द्वारा शोषण या समाज की संवेदनशीलता। तो दोस्त, संवेदनहीनता, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पूंजीपतियों द्वारा शोषण की जो स्थिति थी उस समय के समाज में, किसानों का बहुत निर्ममता से शोषण किया जा रहा था, उसी स्थिति पर यहां कुठाराघात किया गया है लेखक के द्वारा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि गरीबों का माल बटोर बटोर कर। गरीबों का माल बटोरने का मतलब है कि उनका शोषण करके अधिक से अधिक धन अर्जित करने की जो प्रवृत्ति है उस पर यहां पर चोट की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। पंक्ति का क्या अर्थ है? घीसू संवेदनाहीन था, घीसू कामचोर था, घीसू पर दया करने का कोई असर नहीं होने वाला था, घीसू से कोई भी अपेक्षा करना गलत था। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि काले कंबल पर रंग चढ़ाना एक तरह का मुहावरा है और काले रंग पर कोई दूसरा रंग क्योंकि प्रभाव डालता ही नहीं, बेअसर हो जाता है, उसी बात का व्यंजित अर्थ यहां पर ग्रहण किया गया है कि घीसू के पर कितनी भी दया कर लो उस पर इस दया का कोई असर नहीं होता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, बुधिया की मृत्यु के बाद घीसू और माधव पहले कहां गए? पड़ोस में, महाजन के पास, बुधिया के पीहर या जमींदार के पास? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बुधिया यानी माधव की जो पत्नी थी जो प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, उसकी मृत्यु हो जाती है कहानी में, और उसकी मृत्यु के बाद क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था तो घीसू और माधव सबसे पहले जमींदार के पास जाते हैं ताकि अंतिम संस्कार के लिए वे कुछ पैसा प्राप्त कर सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले उसे मरने पर कफन चाहिए? घीसू का यह कथन समाज की किस विकृति पर चोट करता है? ए, मानवीय गुणों का अभाव, बी, संवेदनहीनता, सी, सामाजिक आडंबर
और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इस कथन में कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी तन ढांकने को जिसे कपड़ा ना मिले, चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। इससे स्पष्ट हो रहा है कि समाज में मानवीय गुणों का अभाव है, यानी मानवीय मूल्य समाप्त हो गए हैं। यदि मानवीय मूल्य जीवित होते तो पूंजीपतियों द्वारा इस निर्ममता से किसानों का पहली बात शोषण नहीं किया जाता। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बुरी स्थिति में है तो मानव मूल्यों के कारण उसकी भरसक सहायता करने की कोशिश की जाती, जो कि उस समय के समाज में नहीं हो रही थी। संवेदनहीनता यानी किसी दूसरे को कष्ट में देखकर किसी की संवेदनाएं जागृत नहीं होती। जब तक व्यक्ति बीमार है, पीड़ित है, तब उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन मृत्यु के बाद पैसा देने के लिए, कफन का इंतजाम करने के लिए सब आगे आ जाते हैं। यानी समाज की संवेदनहीनता हो गई, सामाजिक आडंबर हो गए, क्योंकि सामाजिक आडंबरों को पूरा करने के लिए, सामाजिक जो दिखावा है उसको पूरा करने के लिए कफन का इंतजाम करना पड़ता है, चाहे जो व्यक्ति मृत व्यक्ति है उसे अपने जीवन में कभी कोई वस्त्र पहनने को मिला ही ना हो। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, उपर्युक्त सभी पर व्यंग्य किया गया है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई, इस पंक्ति में किस लालसा की ओर संकेत किया गया है? बंधन मुक्त होने की, कफन के बहाने पैसा मिलने की, भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने की, या भिखारी को भोजन खिलाने की? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब बुधिया की मृत्यु हो जाती है तो वे कफन और अंतिम संस्कार के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए समाज के अलग अलग लोगों के पास जाते हैं और उन्हें लगभग 5 रुपए उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो वे कफन खरीदने की बजाय सबसे पहले शराब खाने पर जाते हैं और उसके बाद वे भरपेट स्वादिष्ट भोजन करते हैं, और उसके बाद वे कहते हैं कि जाते जाते, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा, क्योंकि उनके जीवन में सबसे बड़ा अभाव था भोजन, स्वादिष्ट भरपूर भरपेट भोजन ना मिलना, जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वही उनकी पूरी नहीं हो रही थी। तो भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाने की जो लालसा है उसकी ओर यहां संकेत किया गया है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? ए, कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त करने वाली भावनात्मक कहानी, व्यक्तिगत प्रेम एवं राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का आदर्श प्रस्तुत करने वाली कहानी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि पुरस्कार कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, उसकी मूल संवेदना में ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं। मूल संवेदना की दृष्टि से कर्तव्य, मधुलिका जो नायिका है कहानी की, उसके जरिए कर्तव्य और प्रेम के द्वंद्व को अभिव्यक्त किया गया है, और दूसरी बात, व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम की मर्यादा के निर्वाह का अद्भुत आदर्श इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यानी दोनों ही कथन इस कहानी की मूल संवेदना से संबंधित संगत और सत्य कथन है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले, मधुलिका ने राजकीय अनुग्रह स्वीकार क्यों नहीं किया? ए, अनुग्रह स्वरूप दी गई राशि कम थी, मधुलिका के लिए राजकीय अनुग्रह स्वीकार करना अपमानजनक था, वह अपने पितृ पितामहों की भूमि को बेचना अपराध मानती थी, या इनमें से कोई नहीं? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अनुग्रह स्वरूप दी गई राशि कम थी, यह विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसे राशि से कुछ सरोकार था ही नहीं। दूसरी बात, मधुलिका के लिए राजकीय अनुग्रह स्वीकार करना अपमानजनक था, यह स्थिति भी उसके साथ नहीं थी, लेकिन क्योंकि जो भूमि कृषि महोत्सव के लिए चुनी गई थी वो उसके पितृ पितामहों की भूमि थी, और उनके प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति आदर भाव के कारण उसे ये अनुचित लगता था कि वो इसका कोई मूल्य स्वीकार करे, क्योंकि वो राष्ट्र के नियमों में भी बदलाव नहीं चाहती थी और अपने पितृ पितामहों का अपमान भी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि यदि वह भूमि के बदले उस धनराशि को स्वीकार कर ले तो इसका मतलब था कि उसने अपने पूर्वजों की भूमि को बेच दिया, जो कि उसे नामंजूर था। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, महाराज मंत्री के मुख से सिंघमित्र की कन्या सुनकर चौंक क्यों गए? सिंघमित्र उनके परम मित्र थे,
सिंघमित्र वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर थे जिन्होंने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी। सिंघमित्र उनके परम शत्रु थे जिनसे उनके राज्य का निरंतर संघर्ष चलता रहता था। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिंघमित्र उनके वो परमवीर पराक्रमी सेनानायक थे जिन्होंने वाराणसी के युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। और दूसरी बात, मगध जो कि कौशल राज्य की बात हो रही है इस कहानी में, कौशल राज्य केंद्र में है, मगध उस कौशल राज्य का परम शत्रु था, तो मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, यानी उसे पराजित होने से बचा लिया था। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब मंत्री ने परिचय दिया कि ये लड़की कौन है जिसका खेत कृषि महोत्सव के लिए चुना गया है, तब उसने कहा कि ये सिंघमित्र की कन्या है। तो महाराज इसलिए चौंक गए क्योंकि सिंघमित्र को वे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनके राष्ट्र का सम्मान रखने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मधुलिका उत्सव से कहां चली गई? सरोवर के निकट चली गई, खेत की सीमा पर मधुक वृक्ष के नीचे चली गई, मगध राज्य की ओर चली गई, या अपनी कुटिया की ओर चली गई? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसके खेत की सीमा पर एक मधुक का वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के वो अवसाद खिन्न मन से, दुखी मन से वहां जाकर बैठ गई। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मेरी विडंबना का आह मनुष्य कितना निर्दय है, मधुलिका ने यह क्यों कहा? ये दोस्तों ये जो संवाद है ये मधुलिका और मगध का जो राजकुमार है अरुण, उसके बीच का संवाद है। जब मधुलिका कृषि उत्सव के बाद मधुक वृक्ष के नीचे जाकर बैठती है, उसे हल्की सी नींद आ जाती है, उस समय अरुण उसे ढूंढता हुआ वहां आता है और तब वो उसके सौंदर्य का वर्णन करता है, अपना प्रणय निवेदन करता है। तब वो कहती है मेरी विडंबना का आह मनुष्य कितना निर्दय है, मधुलिका ने यह क्यों कहा? वह अपनी पितृ पितामहों की भूमि जाने से दुखी थी, इसलिए उसे मगध के राजकुमार का प्रणय निवेदन उपहास प्रतीत हुआ। बी, वह पहले प्रेम में धोखा खा चुकी थी, अतः प्रेम पर से उसका विश्वास उठ गया था। सी, वह निर्धन थी, अतः उसे राजकुमार का प्रणय निवेदन उपहास प्रतीत हुआ। डी, वह जीवन में एकांत चाहती थी, परंतु लोग उसे युवती होने के कारण चैन से नहीं जीने देते थे। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि उसकी मनस्थिति बहुत ही विषादग्रस्त थी, बहुत दुखी थी वो। ऐसी स्थिति में कोई राजकुमार आकर उस निर्धन कन्या के समक्ष प्रणय निवेदन करे, प्रेम का प्रस्ताव रखे, तो स्वाभाविक है कि उस कन्या को यह लगेगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। तो उसने ऐसा ही उसे अनुभव हुआ, इसलिए उसने कहा मेरी विडंबना का, यानी मेरा जो दुर्भाग्य है, जो भूमि चुनी गई और उसका मुझे प्रतिदान दिया गया, मेरी उस विडंबना का कि मनुष्य कितना निर्दय है कि उसे वहां भी खूबसूरती सौंदर्य नजर आता है, तो उसने इसलिए ये बात कही। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, मधुलिका ने महाराज से कृषि के लिए कौन सी भूमि मांगी? सरोवर के निकट की भूमि, दुर्ग के दक्षिणी नाले के निकट की जंगली भूमि, उत्तर की उर्वर भूमि, या राजा की निजी भूमि? बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि अरुण ने उसे प्रेरित किया कि वो अपनी जमीन के बदले जाकर महाराज से दुर्ग के दक्षिणी नाले की भूमि मांग ले, इसलिए, और ये भूमि बिल्कुल बंजर थी, तो उसने राज दरबार में जाकर महाराज से दुर्ग के दक्षिणी नाले के निकट की भूमि मांगी। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, अरुण दक्षिण के दुर्ग के समीप की भूमि क्यों पाना चाहता था? वह उपेक्षित भूमि थी, वह बंजर भूमि थी, वह वहां से श्रावस्ती दुर्ग पर नियंत्रण कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, वह उपजाऊ भूमि थी? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अरुण मगध का निर्वासित राजकुमार था और वो श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिण के नाले की भूमि को अपने अधिकार में करके श्रावस्ती दुर्ग पर नियंत्रण कर सकता था और वहां से कौशल राज्य पर आक्रमण कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने दक्षिण के दुर्ग की भूमि प्राप्त करने के लिए मधुलिका को राज दरबार में भेजा। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, बांध लो, मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। मधुलिका के इस कथन के मूल में कौन सा भाव विद्यमान था? राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य परायणता, अपराध बोध, या उपर्युक्त सभी? तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगर राष्ट्र प्रेम की भावना न होती तो वो
अपने अंदर जो पश्चाताप था कि उसने अरुण के कहने पर अपने राष्ट्र के प्रति विश्वासघात किया है और दुर्ग के दक्षिण नाले की ओर की बंजर भूमि को प्राप्त कर अरुण की उस काम में सहायता की है जो कि राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि वहां पर अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत कर अरुण कौशल राज्य पर आक्रमण करने वाला था। तो इसलिए ये राष्ट्र प्रेम हो गया, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हो गया और अपराध बोध हो गया, क्योंकि वो एक ऐसी वंश परंपरा से थी जहां जिसके पूर्वजों ने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो ऐसी स्थिति में उसे अपराध था कि उसने इतने महान वीर और पराक्रमी पूर्वजों के कुल में जन्म लेकर भी राष्ट्र के प्रति घात किया है। तो अपराध बोध से भी वो ग्रस्त थी। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, श्रावस्ती के दुर्ग प्रहरी का क्या नाम था? अग्निसेन, दिव्यसेन, दीपसेन या इंद्रसेन? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रावस्ती वो दुर्ग था जहां से दक्षिण के नाले के पास की भूमि में अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत कर श्रावस्ती का दुर्ग, जो कि सेना का केंद्र था कौशल राज्य का, बहुत ही मजबूत केंद्र था, उस पर पहले अपना अधिकार करता अरुण और उसके बाद कौशल राज्य पर अधिकार करता। तो वहां के दुर्ग के प्रहरी का नाम था अग्निसेन, जो कि कहानी में चर्चा में आया है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, तो मुझे भी प्राणदंड मिले वाक्य से मधुलिका के चरित्र की कौन सी विशेषता व्यक्त होती है? देश प्रेम, व्यक्ति प्रेम, देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन या कर्तव्य परायणता? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन स्थापित किया, क्योंकि अरुण के साथ वो बराबर की भागीदार थी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में, इसलिए उसने उसकी शिकायत कर, उसकी जानकारी देकर सेनापति को देश प्रेम का परिचय दिया। और क्योंकि वो अरुण को अकेले, क्योंकि भागीदार वो स्वयं भी थी, अरुण को अकेले प्राणदंड होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने अपने लिए भी प्राणदंड मांगा। इस प्रकार उसने देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन स्थापित कर एक आदर्श स्थापित किया इस कथन के माध्यम से। कर्तव्य परायणता विकल्प और देश प्रेम विकल्प, व्यक्ति प्रेम, ये तीनों भी सही हैं, लेकिन ये तीनों आंशिक सही हैं। पूरा सही जो उत्तर है वो है देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में संतुलन। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई है? नाट्य शैली, लोक कथा शैली, डायरी शैली या आत्मकथात्मक शैली? दोस्तों यही सच है मन्नू भंडारी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुचर्चित कहानी है और ये डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। संक्षेप में बताती हूं कि आत्मकथात्मक कहानी किस शैली किसे कहते हैं? जब कोई भी कहानीकार मैं का संबोधन करते हुए जैसे अपने जीवन की कोई घटना सुना रहा हो, इस तरीके से कोई भी कहानी या कोई भी अन्य गद्य की विधा लिखता है, तो उस शैली को कहते हैं आत्मकथात्मक शैली। और यहां पर जो दीपा पात्र है वो मैं के माध्यम से, उसके माध्यम से लेखिका मानो अपने जीवन की कहानी सुना रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग इस कहानी में किया गया है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी की कथावस्तु किन दो नगरों के बीच विकसित होती है? कानपुर कलकत्ता, कानपुर पटना, कलकत्ता दिल्ली या कलकत्ता पटना? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रारंभिक भाग कानपुर, फिर दूसरा भाग कलकत्ता है और तीसरा भाग कहानी अंत में वापस से कानपुर आ जाती है। यद्यपि पटना की चर्चा भी आई है स्मृति के माध्यम से, दीपा के पुराने स्मृतियों के माध्यम से, लेकिन वो कहानी की कथावस्तु के केंद्र में नहीं है। कहानी की कथावस्तु जो विकसित हो रही है और चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो रही है वो कानपुर और कलकत्ता में ही हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी की मूल संवेदना से संबंधित असंगत कथन है। इनमें से असंगत कथन छांटना है जो यही सच है कहानी की मूल संवेदना से संबंधित नहीं है। इस कहानी में किशोरावस्था के असफल प्रेम के दुख में डूबी युवती का चित्रण है। इस कहानी में आधुनिक नारी के मन के भावनात्मक द्वंद्व का चित्रण है। इस कहानी में दो पुरुषों के प्रेम में उलझी स्त्री की मनःस्थिति का चित्रण है। इस कहानी में प्रेम के द्वंद्व का चित्रण है। तो दोस्तों इस कहानी में किशोरावस्था के असफल प्रेम के दुख में डूबी
युवती का चित्रण है, ये असंगत कथन है बिल्कुल। यद्यपि इसमें किशोरावस्था के असफल प्रेम की चर्चा होती है। दीपा अपनी पुरानी जिंदगी, पुराने प्रेम प्रसंग को, जो निशीथ के साथ उसका 18 वर्ष की अवस्था में पनपा प्रेम था, उसको याद करती है, जो कि सफल नहीं हो सका। लेकिन कहानी में वो कहीं भी उस दुख में डूबी हुई नजर नहीं आती। इसलिए ये जो कथन है ये असंगत कथन है, मूल संवेदना से संबंधित नहीं है। इस कहानी में आधुनिक नारी के मन के भावनात्मक द्वंद्व का चित्रण है, ये बिल्कुल सही है। इसमें दो पुरुषों के प्रेम में उलझी स्त्री की मनःस्थिति का चित्रण है, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रेम का द्वंद्व तो इसमें है ही। तो तीनों कथन मूल संवेदना से संबंधित है। ए विकल्प इस मूल संवेदना से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? कहानी में प्रेम के त्रिकोण का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण है क्योंकि दीपा है, निशीथ है और संजय है, तो प्रेम का त्रिकोण है। प्रेम एक काल्पनिक अनुभूति है जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। कहानी में प्रेम के त्रिकोण के माध्यम से नायिका दीपा के अंतर्द्वंद्व का चित्रण है। कहानी में प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक क्षण की अनुभूति सत्य है। तो दोस्तों, कहानी में प्रेम के त्रिकोण का चित्रण है, यह बिल्कुल सही है। प्रेम एक काल्पनिक अनुभूति है जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी विकल्प, क्योंकि यह असंगत कथन है। यही सच है कहानी के विषय में। कहानी में प्रेम के त्रिकोण के माध्यम से नायिका दीपा के अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया गया है। कभी वो संजय के साथ होती तो उसे लगता है यही उसका सच्चा प्यार है, यही क्षण उसकी सच्चाई है। और जब वो निशीथ से मिलती है तो उसे लगता है कि वो प्यार एक खाना पूर्ति करने के लिए था, क्षति पूर्ति करने के लिए था। वास्तव में सच्चा प्यार तो निशीथ के साथ है। तो जिस क्षण में वो प्रेम को जीती है उस क्षण की अनुभूति उसे सच प्रतीत होती है। और इसी बात को ध्यान में रख करके यहाँ कहानीकार ने यानी मन्नू भंडारी ने इस कहानी का नाम रखा है, शीर्षक रखा है यही सच है। कहानी में प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक क्षण की अनुभूति सत्य है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आंसर हुआ बी, असंगत कथन है ये। अब दोस्तों, जो चौथा विकल्प है उस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपको करना चाहूंगी आपसे। देखिए, यही सच है एक नई कहानी आंदोलन के दौर की कहानी है, पहली बात। दूसरी बात, नई कहानी की एक खास विशेषता है क्षण की अनुभूति यानी क्षण बोध का चित्रण, जो हमें नई कविता में भी देखने को मिलता है। तो क्षण की अनुभूति का चित्रण यहां पर इस कहानी में किया गया है। यही कारण है कि जब दीपा संजय के साथ होती है तो उस क्षण की अनुभूतियां उसे सत्य प्रतीत होती हैं, और जब वो दीपा निशीथ के साथ होती है तो उसे वो क्षण सत्य प्रतीत होते हैं। तो ये वास्तव में ये जो प्रतिपादित किया गया है इस कहानी के माध्यम से कि प्रत्येक क्षण की अनुभूति सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चले। यही सच है कहानी के निम्नलिखित कथनों में से संबंधित पात्र एवं कथन का असुमेलित विकल्प छांटिए। यानी कथन जो दिए गए हैं उनके साथ जिस पात्र का नाम लिखा गया है उसमें कौन सा कथन और पात्र सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो पहला है 18 वर्ष की आयु में किया गया प्यार भी कोई प्यार होता है भला, इसका संबंध बताया गया है निशीथ से। दूसरा, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी, इसका संबंध बताया गया निशीथ से। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीप, ये इसका संबंध बताया गया निशीथ से। और मुझे लगता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था, ये संजय से बताया गया है। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह असंगत कथन है। जब निशीथ से कलकत्ता में दीपा मिलती है तब उसे महसूस होता है कि निशीथ के चले जाने के बाद उसके जीवन में जो खालीपन आ गया था उस खालीपन को भरने का माध्यम मात्र था संजय। तब वो कहती है कि तुम पूरक थे, संजय के विषय में ये कथन है, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। तो यानी यहां पर संजय होना चाहिए था, ये असंगत कथन है। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो निशीथ, जब वो निशीथ से मिला करती थी अपने प्रारंभिक जीवन में, अपनी किशोरावस्था में, उस समय जब वे सरोवर के निकट या नदी के निकट घंटों बैठा करते थे और वो कुछ कहना चाहती थी, तब निशीथ अक्सर उससे कहता था कि आत्मीयता के इन क्षणों को अनकहा ही रहने दो, यानी अनुभूतियों में जीना चाहता था निशीथ। तो ये कथन बिल्कुल संगत है। और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था, ये कथन संजय से है और ये कहानी का अंतिम कथन है। इसी से मिलता जुलता एक कथन निशीथ से जब मिलती है वो तब भी कहा गया है, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसा कथन नहीं है, इसका भाव
लगभग मिलता है, लेकिन ये कथन यही सच है कहानी की अंतिम पंक्तियां हैं जो संजय से संबंधित हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, निशीथ से दीपा की मुलाकात सबसे पहले कहां हुई? पटना, दिल्ली, कलकत्ता या कानपुर? ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दीपा की निशीथ से मुलाकात पटना में हुई थी, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबूझे नहीं रह सकते। पंक्ति में व्यंजित अर्थ है, प्रेम का सुख एकांत में है, प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, प्रेम की अनुभूतियों को बिना कहे भी समझा जा सकता है, प्रेम में अभिव्यक्ति आवश्यक है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कहा गया है कि आत्मीयता के क्षण यानी प्रेम के जो क्षण है वो अनकहे यानी शब्दों में भले ही उनको बयान न किया जाए, लेकिन अनबूझे यानी वो बिना शब्दों के भी अनुभव किए जा सकते हैं। यानी प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं है। भावनात्मक स्तर पर दो प्रेमी एक दूसरे के हृदय की बात को समझ सकते हैं, इसलिए अनबूझे नहीं रह सकते यानी बिना समझे नहीं रह सकते, ये बात यहां कही गई है। तो इसका सही उत्तर हुआ प्रेम की अनुभूतियों को बिना कहे भी समझा जा सकता है, तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूं, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। पंक्ति में किस ओर संकेत किया गया है? संजय के प्रति प्रेमानुभूति की ओर, निशीथ के प्रति प्रेमानुभूति की ओर, भविष्य की सुखद कल्पनाओं की ओर या आशातीत सफलता की ओर? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निशीथ के प्रति प्रेमानुभूति की ओर यहां पर संकेत किया गया है। यह प्रसंग वो है जबकि दीपा निशीथ के साथ जा रही है और उसके मन में बहुत सारे सवाल निशीथ को लेकर उत्पन्न हो रहे हैं जो कि प्रेमानुभूति से जुड़े हुए हैं, और तब वो महसूस करती है अंदर ही अंदर कि जितनी तेजी से टैक्सी जा रही है उतनी ही तेजी से मानो वो भी वेग से एक ऐसी अनजानी दिशा में बही जा रही है। अनजानी अवांछित दिशा क्यों कहा गया है अनुचित अवांछित? क्योंकि वो पहले से ही संजय नाम के व्यक्ति के साथ बहुत ही गहराई से प्रेम में डूबी हुई थी, इसलिए यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है अनुचित और अवांछित दिशाओं की ओर, यानी निशीथ के प्रेम की अनुभूति में वो बही जा रही है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यही सच है कहानी में रजनीगंधा के फूल दीपा को सही कर लीजिए, किसकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं? पिता की, निशीथ की, संजय की या मित्रता की? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दीपा को रजनीगंधा के फूलों से विशेष लगाव था और जब से संजय को यह पता चला था कि दीपा को रजनीगंधा के फूल विशेष प्रिय हैं, तब से वो जब भी उससे मिलने आता था तो रजनीगंधा के फूल साथ में लेकर आता था, और जब वो चला जाता था और दीपा अपने पीएचडी का काम कर रही थी तो अपने शोध में व्यस्त होती थी, उस समय जब भी उसकी नजर उन फूलों की ओर जाती थी तो उसे लगता था मानो इन फूलों के माध्यम से संजय यहां पर अभी मौजूद है, यानी संजय की उपस्थिति का एहसास कराते थे उसे रजनीगंधा के फूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित कहानियां, कफन, पुरस्कार और यही सच है के पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब भी आपके पाठ्यक्रम में कोई कहानी लगे तो आप उस कहानी को पहले तो उसको मूल कहानी को जरूर पढ़ें, उसके बाद आप उसमें ध्यान दें कि घटनाओं का क्रम क्या है, उसके पॉइंट्स आप एक जगह नोट कर लें, पात्रों के नाम क्या हैं और कौन से पात्र का किससे क्या संबंध है इस बात को नोट कर लें, कहानी की प्रारंभिक पंक्ति क्या है और कहानी की अंतिम पंक्ति क्या है इसको नोट करें, और कोई महत्वपूर्ण कथन आपको लगे तो उसे रेखांकित कर लें। मेरा दावा है दोस्तों कि यदि आप इतनी तैयारी किसी भी कहानी के विषय में कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहानी से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।